ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि इस वीडियो का पर्पज़ है और जैसा कि आपको बैनर के अंदर बताया भी गया था कि हाँ, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, तो अब वो क्लियर हो गया। जैसा कि आप सबको बताया गया था कि हम अभी जो यूपीएससी की मेरी प्रिपरेशन है या फिर जो तमाम स्टूडेंट्स की रहती है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग आप सबके सवाल लेंगे कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट होंगे या फिर कुछ इस प्रकार की क्वेरीज़ होगी, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। और मेरी तरफ से जो मुझे लगेगा कि ये सुझाव आपको दिया जा सकता है, तो उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हाँ, और आप इन बिटवीन आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने क्वेश्चंस या सजेशन या ऐसे कुछ डाउट्स वगैरह हो तो वो आप डाल सकते हो। हम उस पर भी बात कर लेंगे डिटेल में। काइंडली डिस्कस द रिजर्व लिस्ट इन इंट्रोडक्शन ओनली मेडिकल अनफिट कैंडिडेट इन रिजर्व लिस्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड द रिजर्व लिस्ट। ओके, तो एक इस हम बाद में वन बाय वन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूरा डिटेल में ले लेंगे। अभी एक बार यूपीएससी की जो बेसिक्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। यूपीएससी आप सबको जैसे जो इस जर्नी के अंदर है, इस प्रोसेस में है, उनको पता होगा कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नाम से। और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कि जी बिल्कुल, सीसेट पे भी बात करेंगे। पहला स्टेज है प्रीलिम्स का, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़ का, और दूसरा होता है सीसेट का। तो जिसमें सीसेट वाला जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, या कॉम्प्रिहेंशन जिसको सीपी बोलते हैं, या फिर जो पैसेजेस, अगर लेमन टर्म में बोलूँ तो अनसीन पैसेजेस, उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और जीएस में जैसे ज्योग्राफी रहता है, हिस्ट्री रहता है, आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, और करंट अफेयर्स, ये मेजर पोर्शन रहते हैं, पॉलिटी। तो इस टाइप के 2 पेपर रहते हैं प्रीलिम्स में। और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 4 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है, और उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ये 7 पेपर्स जो है वो कंपलसरी है। और इसके अंदर आगे जो अपनी कट ऑफ बनती है उसके अंदर इसके मार्क्स काउंट होते हैं। और 2 पेपर होते हैं जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, वो पेपर कंपलसरी है, लेकिन उसमें ये होता है कि उनके मार्क्स आगे काउंट नहीं होते, उनको बस अपने को पास करना होता है, जिसको क्वालिफाइंग पेपर्स बोलते हैं। तो एक हिंदी का होता है, दूसरा इंग्लिश का होता है। ये तो हुई पेपर के पैटर्न की बात। मेंस के बाद इंटरव्यू का फेज़ आता है, जो अमूमन जितनी सीट्स होती है, जितनी वैकेंसी होती है, उसकी 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट निकलता है। जैसे अभी एक किसी ने सवाल पूछा कि रिज़र्व लिस्ट क्या होती है, तो उसके बारे में अभी यूपीएससी ने पिछले 3-4 साल में ही ऐसा एक प्रोविज़न शुरू किया है, जिसमें ये होता है कि जैसे मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ कि 2023 वाला जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था, उसमें लगभग 1047 की सीट थी, 1047 वैकेंसी थी। लेकिन यूपीएससी क्या करता है कि जब रिजल्ट निकालता है पहली बार में, फर्स्ट लिस्ट निकालता है, तो उसमें 1047 बच्चों की लिस्ट नहीं निकालता, वो कुछ कम बच्चों की लिस्ट निकालता है। जैसे शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 1027 कैंडिडेट्स की उन्होंने लिस्ट निकाली थी, और 120 कैंडिडेट के उन्होंने 120 सीट्स और उसका डबल यानी 240 कैंडिडेट्स की उन्होंने रिजर्व लिस्ट मेंटेन की थी। तो वो रिजर्व लिस्ट यूपीएससी क्या करता है कि एक बार जो पहले की लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है, उसके अंदर सर्विस एलोकेशन हो जाता है, उसके बाद रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट वो पहले ही मेंटेन कर देते हैं, लिस्ट पहले ही बन जाती है। जब फर्स्ट लिस्ट आती है उसी टाइम रिजर्व लिस्ट वो प्रिपेयर कर देते हैं, प्रिपेयर करके अपने पास रखते हैं। और उसके बाद डीयूपीटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, तो वो क्या करता है कि सर्विस एलोकेशन करता है। विभिन्न अलग अलग सर्विसेज है, पहले 21 सर्विसेज थी, अब 23 सर्विसेज हो गई है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर। सर्विस एलोकेशन कहता है। और उसके बाद क्या होता है कि सर्विस एलोकेशन के बाद फिर क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जैसे ओबीसी का कोई कैंडिडेट है या फिर एससी का है, एसटी का है, लेकिन उनके जो मार्क्स है वो जनरल की कट ऑफ से
उसमें क्वालिफाई होते हैं, तो वो लोग जनरल में काउंट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो रिज़र्व सीट है वो पीछे रह जाती है। तो ऐसा कुछ एक प्रोविज़न है, मैं अगर सिंपल टर्म में आपको समझाऊँ तो फिर उसमें क्या होता है कि बाद में वो रिज़र्व लिस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद जो वैकेंसी है उसको इसके माध्यम से फुलफ़िल करते हैं। तो 2023 में इन्होंने एक 240 की रिज़र्व लिस्ट 240 कैंडिडेट्स की रिज़र्व लिस्ट एक मेंटेन की थी, जिसमें 120 सीट्स उन्होंने फिल की। तो ये रहा रिज़र्व लिस्ट के बारे में जो सामान्य मैं बता रहा था, आप लोगों ने जो पूछा सवाल उसका जवाब। और यूपीएससी की जो पूरी प्रिपरेशन है उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और वो अगर हम कहें तो की टू सक्सेस उनको कह सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज़ है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा होलिस्टिक रहना चाहिए, ब्रॉड व्यू आपका हमेशा रहना चाहिए। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको हमेशा एक होलिस्टिक पिक्चर लेके चलनी है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई पेपर हो आप कैसे कर रहे हो, या आंसर राइटिंग, पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, उसमें हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्रेटजी हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि केवल हम पढ़ ही रहे हैं, केवल हम जैसे किसी ने पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, तो केवल पढ़ना ही मैटर नहीं करता, पढ़ने के साथ साथ अपने को लिखना भी है। आंसर राइटिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा, कोई 1 मिनट में कुछ कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ। तो आंसर राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। अगर आपको मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो केवल पढ़ने से नहीं होगा। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे, ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, ये कह सकते हैं कि कई सालों से वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। इसका रीज़न क्या है कि वो होलिस्टिकली प्रिपेयर नहीं करते। वो या तो केवल पढ़ते रहते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। करते हैं तो बहुत कम करते हैं। यस, बिल्कुल प्रीलिम्स 2025 वाला भी देखेंगे। तो होलिस्टिक नहीं करते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में क्या है, लास्ट में जो एग्जामिनर है उसके सामने हम थोड़े जा रहे हैं। मेंस के अगर एग्ज़ाम की बात करें तो हमारी कॉपी जा रही है, और कॉपी में अगर हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है पहले से, तो हम चाहे हमारे पास कितना ही नॉलेज हो, वहाँ पे हमारा नॉलेज दिखेगा नहीं, कॉपी में दिखेगा नहीं, और हमारी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हमारी जो आंसर सीट है वो है। इसीलिए हमने शुरुआत से ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक हो। पढ़ना है, पढ़ने के साथ लिखना है, और तीसरी चीज़ यूपीएससी की जो एक खूबसूरती है कि आपका एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो वो भी एक पूर्ण विकास कर देता है आपके व्यक्तित्व का। तो तीसरा जो चरण है वो है कि आपको बोलने की भी प्रैक्टिस हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे एक तो आप पढ़ लिए, उसके बाद उसको आप कैसे पेपर पे लिख पाते हैं, कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, और तीसरी बात है कि केवल पेपर पे प्रेजेंट नहीं करना है, उसको आपको लोगों के सामने भी प्रेजेंट करना है कि लोग उस चीज़ को कैसे देखेंगे, लोगों को कैसे आप बहुत ईजी और बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं, अपनी बात को कितने कम शब्दों में और कितने प्रभावी तरीके से लोगों से हम कहते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो इस प्रकार से हमें एक तो होलिस्टिक रखनी है कि पढ़ना भी है, लिखना भी है, और साथ में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अपने आप जो भी चीज़ें उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और तीसरी बात है कि जो मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी। यूपीएससी में ऐसे नहीं है कि हम केवल 2 महीने पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया 16-16 घंटे पढ़ लिए, 17 घंटे पढ़ लिए, और उसके बाद 1-2 महीने बिल्कुल किताब के नज़दीक भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में यूपीएससी नहीं होगा। हम चाहे 5 ही घंटे पढ़ें, 4 ही घंटे पढ़ें, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम यूपीएससी को आराम से क्रैक कर सकते हैं। बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे सबसे मुश्किल चीज़ है उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। अगर हम 1.5 से 2 साल तक उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, तो निश्चित रूप से हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और उसमें टाइम मैटर नहीं करता। किसी ने पूछा कि सर आप रेगुलर मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो मेरा ये था कि मैं घंटे कभी काउंट नहीं करता था। मेरा हमेशा से शुरुआत से रहा है, चाहे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के फेज़ में था, या उससे पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, तो मैं हमेशा अपना एक गोल सेट करता था, टारगेट सेट करता था कि मुझे
12 महीने मुझे तैयारी करनी है, तो ये मेरा पूरा सिलेबस है। मान लो यूपीएससी का जो मेंस के 7 पेपर हो गए या प्रीलिम्स के 2 पेपर हो गए, तो इनको मुझे 12 महीने में ख़त्म करना है। तो एक पेपर के लिए मेरे पास कितना टाइम बचेगा? तो उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेट ये होता था कि 1 महीने का लगभग टाइम मिलता था, क्योंकि उसमें फिर वो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, आपको टॉपर्स के आंसर पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं विशेषकर प्रीलिम्स के। तो फिर 1 महीना एक पेपर के लिए, जैसे मैं बात करूँ कि GS1 मेंस के लिए, तो 1 महीना बचा। तो 1 महीने के अंदर मैं एक ओवरव्यू देख लेता था कि पूरा एक प्लानिंग कर लेता था कि 1 महीने के अंदर GS1 मेरे को पढ़ना है। तो 1 महीने में, और GS1 में क्या चीज़ें आती है, एक हिस्ट्री आती है, एक ज्योग्राफी आती है और सोसाइटी आती है। 3 मेजर चीज़ें आती है GS1 मेंस के लिए। अब इन तीनों चीज़ के लिए मेरे पास 10-10 दिन है। अगर मैं तीनों को डिवाइड करूँ 1 महीने में, तब अपने को समझ में आता है कि वास्तव में हमारे पास टाइम कितना कम है। हम केवल ये सोचेंगे ना कि मुझे 1 साल अभी है, 1 साल में यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हम धीरे-धीरे चीज़ों को ईज़ी वे में लेना शुरू कर देते हैं, बहुत लाइट लेते हैं कि नहीं अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी 9 महीने हैं, अभी 10 महीने पड़े हैं, अभी 8 महीने हैं। लेकिन वो 8 महीने वास्तव में 8 महीने नहीं है। हमने अगर 2 महीने ख़राब कर दिए, इसका मतलब हम अब 2 पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही जैसे मैंने 10-10 दिन में डिवाइड कर दिया, तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये 10 जो 1 साल पूरा है, तो उसमें मुझे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है GS1 मेंस के लिए, तो उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास केवल और केवल 10 ही दिन है। तब मैं ये टारगेट करता था कि मुझे इन 10 दिन के अंदर मेंस के लिए हिस्ट्री को ख़त्म करना है, पढ़ के ख़त्म करना है। अब उस 10 दिन में मुझे कितना भी टाइम लगे वो मैटर नहीं करता। हो सकता है कभी मैं 2 ही घंटे पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे और भी काम हो सकते हैं, मैं जॉब कर रहा था तो, पर मुझे वो 10 दिन के अंदर उसको ख़त्म करना है कैसे भी करके। हो सकता है कई बार 14 घंटे पढ़ना पड़े। मान लो सैटरडे संडे का दिन है तो आपके पास समय है तो 14 घंटे पढ़ना पड़ सके, या फिर मंडे है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको और भी काम है, आप जैसे मान लो जॉब कर रहे हो सकता है 2-3 घंटे ही मिले। तो आपको ओवरऑल मैनेज करना है कि इतने दिन हैं और मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ ख़त्म करनी है। अब वो कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ने हैं, वो अपने को डिसाइड करना है, और ये फ्लेक्सिबल है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो जॉब के साथ 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर 14-15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आता। इसका रीज़न ये है कि हम चीज़ों को प्लान्ड तरीके से नहीं करते, हम स्ट्रेटजी बना के तैयारी नहीं करते कि हम कैसे करना है, हम केवल क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। जबकि हमें फोकस किस पे करना है, फोकस करना है क्वालिटी पे। केवल क्वांटिटी से फोकस करने मतलब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 10-12 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनमें से आधे तो लोग सीरियस होते हैं। उनको लग रहा है कि हम इस एग्ज़ाम में बैठे हैं तो इसका मतलब हमें पढ़ना तो है ही, पर वो उनकी जो तैयारी होती है वो तैयारी अधिकतर लोगों की वो होती है कि कोई एक डायरेक्शन में नहीं होती। आज ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, आज ये बुक पढ़ ली, आज ये बुक पढ़ ली, और अंत में क्या होता है कि साल के अंत में जब हम रिवीजन नहीं कर पाते, हम चीज़ों को वेल प्लान्ड तरीके से नहीं कर पाते, तो लास्ट में हमें ये लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा लगता है कि सब चीज़ें एकदम दिमाग की बत्ती जो है एकदम गुल हो गई, दिमाग पूरा ब्लॉक हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि शायद हमने 1 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं। मीडियम मेरा इंग्लिश था और मैंने ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रखा था। जी अर्षिता, ये यूपीएससी में आप कर सकते हो बिल्कुल। एक मेरा दोस्त है, उन्होंने जीएस हिंदी मीडियम से लिखा, लेकिन उनका ऑप्शनल केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री उन्होंने इंग्लिश मीडियम से लिखा। ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप जिसमें ज़्यादा सहज हो और जिसमें आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो। जैसे मेरा ये था कि मैंने तैयारी शुरू करने से पहले इंग्लिश मीडियम में अच्छा खासा कंटेंट कलेक्ट कर लिया था, अलग अलग जैसे जीएस के जो पेपर है मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए, तो मेरे पास एक कंसाइज फॉर्म में था। तो मुझे लगा कि इंग्लिश मीडियम करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक तो क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो पेपर कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, मैं जॉब कर रहा था तो जब मैं अटैम्प्ट दे रहा था तो उसमें दिल्ली से बाहर था,
तो इंग्लिश में ये था कि आपको अप टू डेट मटेरियल जो है वो तुरंत मिल जाता है, हिंदी में थोड़ा लेट मिलता है। तो फिर वो दिल्ली से बाहर रहने के कारण मेरे लिए इंग्लिश काफ़ी सहूलियत वाला था। एक मिनट। सी सेट के लिए क्या अप्रोच? अच्छा, सी सेट में देखो, अ, मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया और वो सी सेट की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो उस समय मेरी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी अप्रोच ये थी कि सी सेट में अपने को 5-6 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लगा लेने, और उसमें जो स्कोर आता है उससे डिसाइड कर लेंगे कि अपना सी सेट में तैयार करना है, कुछ पढ़ना है, या फिर केवल जीएस को ही पढ़ना है। तो उसमें मैंने 5 पेपर लगाए थे। मैं 22 वाले अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ। तो 5 पेपर लगाए और मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था, डिसेंट आ रहा था। तो मुझे लगा कि सी सेट नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे, पीवाईक्यू पे बात करेंगे पूजा। तो और बाद में मैंने केवल जीएस को पढ़ा, टाइम कम था, 2-3 महीने थे, उससे पहले मैं कुछ और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। और उसमें बाद में हुआ ये कि अंत में सी सेट नहीं हुआ। रीज़न ये था कि हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने उस समय 22 में तो पीवाईक्यू लगाए। तो पीवाईक्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं कहीं न कहीं पहले उन क्वेश्चन को देख चुका था, उनको मैं सॉल्व कर चुका था। और पूरा मैंने ऐसे नहीं कि भाई पूरा एग्ज़ाम फॉर्मेट में उसको सिमुलेट किस टाइम सी सेट का पेपर होता है। एक मिनट, कोई कॉल। सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी कोई कॉल आ गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि सी सेट में ये था कि शुरुआत में मैंने केवल ये था कि केवल पी कि चलो ठीक है, पीवाईक्यू में स्कोर अच्छा आ रहा है तो फिर सी सेट निकल जाएगा। पर ऐसे नहीं निकलता है, मेरा नहीं निकला शुरुआत में। और क्योंकि एक तो मैंने सिमुलेट नहीं किया कि प्रॉपर 2 घंटे में एकदम जीएस का एक पेपर देने के बाद फिर जो एक दिमाग में स्ट्रेस होती है, एग्जॉस्ट, पूरा दिमाग मतलब एक माइंड एक प्रकार से ड्रेन हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप सी सेट का पेपर करते हो तो आपके 4-5 क्वेश्चन तो वैसे कम हो जाते हैं उस थकान की वजह से या फिर एग्जॉस्शन की वजह से। नमस्ते नमस्ते सीडी। तो जब उस मोड पे आप क्वेश्चन लगाते हो तब आपका स्कोर अलग आएगा। और एक आप एकदम बढ़िया सुबह उठ के मस्त एकदम नींद लेके उठे और उसके बाद आप सी सेट का पेपर लगाते हो तो आपके रीजनिंग के और काफ़ी 4-5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा ही सही हो जाते हैं। तो फिर 22 में नहीं हुआ तो 23 में मैंने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना के सी सेट की तैयारी की। तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि सी सेट के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर देखे और उसको मैंने प्रॉपर 2 घंटे में एकदम टाइमर लगा के कि 2 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लेना है और अपने को सॉल्व करना है। तो मैंने सॉल्व किए तो मुझे पता चला कि कौन सा जो पोर्शन है सी सेट के पेपर में वो मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग में मुझे ये पता चला कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, अपठित गद्यांश, वो अच्छे हैं। मैं बहुत ही तेज़ गति से उनको पढ़ भी लेता था और उनके आंसर भी मार्क कर लेता था। तो मुझे लगा कि इस पोर्शन पे मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। और एक मिनट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा तो बस प्रैक्टिस होती जाएगी। और प्रैक्टिस से ये होगा कि जो पैसेज के क्वेश्चन है, सीपी के क्वेश्चन है, वो करना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन दिक्कत मुझे कहाँ आ रही थी? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 मेजर पोर्शन होते हैं। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा था क्योंकि मैंने 10th के बाद कभी मैथमेटिक्स अलग से पढ़ी नहीं। तो मैथमेटिक्स में क्या होता था कि मैं क्वेश्चन तो कर लेता था लेकिन जो स्पीड होती थी कैलकुलेशन की बहुत स्लो थी मेरी। जैसे मैं अगर उसकी बात करूं, 22 वाले एग्ज़ाम की बात करूं, तो उसमें मैं शायद 39 या 40 यानी लगभग 40 के करीब मैं सवाल सॉल्व कर पाया था। उसका रीज़न ये था कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया मेरे सामने सी सेट में और मुझे लगा कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, इसका आंसर निकाल लूँगा। लेकिन एक बंदा जो लगातार मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम, नहीं स्टार्टिंग से नहीं थी, मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हो रखी है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं, मेरे पास टाइम था और एज एडवांटेज था। मैंने जब ग्रेजुएशन की तो मैं 21 साल का नहीं था। तो मुझे लगा कि इस बहाने एक नई लैंग्वेज सीख लूँगा और एक ईजी भी रहेगा क्योंकि थोड़ी स्पीड का भी इशू है इंग्लिश में। अगर आप
बहुत फास्ट लिख सकते हो। अरे राज सर, कैसे हो सर? तो स्पीड वाला था तो इस वजह से मैंने चेंज कर दिया, बाकी मीडियम का कोई इतना ज़्यादा है नहीं। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है और आप आपकी स्पीड फास्ट है, हिंदी में अगर आप बहुत फास्ट लिख सकते हैं, पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग हिंदी में लिखते हैं और बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छी रैंक के साथ पास होते हैं। तो हम सी सेट की बात कर रहे थे, तो सी सेट में मैंने ये किया कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए प्रॉपर एक एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लानिंग बनाई कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और उसमें मैंने एक अन अकेडमी पे एक सर पढ़ाते हैं, मधुकर कोटवे सर, तो उनके वीडियोस थे। मैंने अन अकेडमी में कुछ वीडियोस देखे थे और मुझे काफ़ी सही लगे कि हाँ, उनकी जो पढ़ाने की टेक्निक है या फिर जिस तरह से वो सी सेट को प्लान करते हैं कि इस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे काफ़ी सही लगी और मैंने उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। और उनके लगभग शायद 40-50 कुछ वीडियोज़ हैं। उन वीडियोज़ को देख के आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल वीडियोज़ देखने से काम नहीं होगा, लेकिन आप वीडियोज़ देखते हो और वीडियो में जो जो सर क्वेश्चन करवाते हैं उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। और मैंने तो क्या किया था कि मेरा एक दोस्त भी था साथ में, तो वो क्या करता था कि वो प्रॉपर जो सर पढ़ाते थे उसके नोट्स लेता था। तो हम लोग क्या करते थे, बाद में उस नोट्स को पढ़ के फिर से वापस जो सी सेट के पेपर हैं अलग अलग कोचिंग्स के या फिर जो PYQs हैं उनको सॉल्व करते थे। तो उससे क्या होता था, कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होती थी। और धीरे धीरे अगर आप 2-3 महीने ऐसे लगातार प्रैक्टिस करते हो तो सी सेट काफ़ी अच्छा आपका हो जाता है। और मुझे उसका फ़ायदा मिला भी। उसके बाद जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तो फिर मेरे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया। और कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि पहले ये था कि कॉम्प्रिहेंशन की वजह से सी सेट निकला, मैं अगर 23 की बात करूँ तो। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत कम सवाल अटैम्प्ट हो पाते थे। अगर कोई सवाल आ भी रहा है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है तो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन अभी जो 24 वाला अटैम्प्ट दिया तो उसमें ये था कि मैंने कॉम्प्रिहेंशन के तो आधे छोड़ दिए और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अधिकतर सवाल इसी के किए। तो इसका रीज़न ये था कि मैंने मधुकर सर के बहुत सारे वीडियोज़ देखे और वीडियोज़ के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। जैसे विजन के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, बाजीराम के कर सकते हो, नेक्स्ट IAS के कर सकते हो। और जो सी सेट के PYQs हैं पिछले 4-5 साल के, क्योंकि पिछले 22, 23, 24 के सी सेट के पेपर बहुत अच्छे आए हैं, बहुत टफ आए हैं। तो आप उनको प्रॉपर तरीके से बैठ के एनालाइज कर सकते हो कि CP कैसा आ रहा है या फिर रीजनिंग कैसी आ रही है, मैथमेटिक्स कैसी आ रही है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रैप क्वेश्चन होते हैं। ट्रैप इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उसका आंसर तो निकाल दोगे लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत लग जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस को हमेशा आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं कि अभी इनको नहीं करना, हम लास्ट में जब हम जितने भी ईजी क्वेश्चंस हैं जिसको लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं उनको सॉल्व करने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर ये वाले सवाल करेंगे। आंसर निकल जाएगा लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आपका ओवरऑल जो पेपर है उसमें आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर नहीं पाओगे। और ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे तो क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स होती है और 7-8 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो फिर आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है और फिर आपका निकलता नहीं है सी सेट। और मेरा 2022 में इसी वजह से नहीं निकला कि मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। प्रीति सिंह का सवाल है कि साइंस टेक एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, देखो साइंस टेक है उसके लिए मैंने विजन की जो 365 आती है साइंस टेक को लेकर अलग से हर साल वो निकालते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता था क्योंकि मैं करंट अफेयर्स लगातार पढ़ नहीं पाता था। और बाकी जनरल साइंस का मेरे को ठीक ठाक नॉलेज था। 10th तक मैं साइंस में अच्छा था तो मुझे वापस फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका साइंस शुरुआत से वीक है तो आप 9th और 10th की अच्छे से जो साइंस की किताब है NCERT वाली उनको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद विजन की करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और हिंदी मीडियम में दृष्टि की भी अच्छी आती है, तो दृष्टि की या जो करंट अफेयर्स की साइंस वाली मैगजीन है उसको आप पढ़ सकते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने एक इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, अच्छा इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की किताब पढ़ी थी जो लगभग हर कोई पढ़ता है, विशेषकर जो इंग्लिश मीडियम में एक ही किताब बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है। और उसी
मॉडल पे दृष्टि ने भी एक किताब निकाली है इन्वायरमेंट पे, तो आप उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इन्वायरमेंट पे एनसीईआरटी में भी आपको कुछ मिल जाएगा, विशेषकर जो 11th और 12th की किताब है बायोलॉजी वाली, उसमें पीछे के कुछ चैप्टर्स हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर शायद पीछे कुछ चैप्टर्स हैं, वहाँ पे आपको अच्छे खासे इन्वायरमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और ज्योग्राफी के लिए तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th और 12th वाली। और अगर आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट कभी रहा नहीं हो ग्रेजुएशन में या उससे पहले, तो फिर आप शुरुआत से पढ़ सकते हो, 9 से लेके 12 तक किताबें पढ़ सकते हो। और मैप ज़रूर आप पढ़िए, विशेषकर ऑक्सफोर्ड का, या फिर उनकी जीसी लियोंग की किताब बहुत अच्छी आती है, उसके अंदर भी बहुत सारे डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, या फिर अलग अलग जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन होते हैं उन सब के बारे में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ज्योग्राफी आपकी वहाँ से बहुत अच्छी कवर हो जाएगी। मेरा ये था कि मेरे ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो एनसीईआरटी से ही काम चल गया था, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ लिया और एनसीईआरटी पढ़ ली। एक एथलीट सीडी बिगिनर को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, और कोई कोर्स लेना ज़रूरी होता है या किसी तरह की रणनीति होनी चाहिए? देखो, बिगिनर्स के लिए सबसे जो काम की चीज़ है वो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी है। आपको सबसे पहले जो एनसीईआरटी है, विशेषकर जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, आप 9th क्लास से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी की आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ने के बाद फिर आप जो रेफरेंस बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, वो पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमी के लिए मुन्ना पटेल सर के नोट्स हैं, तो बहुत अच्छे हैं। पहले उनके आप वीडियोस देखिए, और वीडियोस देखने के साथ साथ उनके जो हैंड आउट नोट्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की किताब काफ़ी अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी की एक फ़ाइन आर्ट की किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका जो शुरुआती फेज़ है उसमें काफ़ी कुछ आप गेन करेंगे, और फिर धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मोहित का सवाल है कि इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर यूपीएससी इफ समवन स्टार्ट्स नाउ। 26 तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। 25 में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी 26 में तो क्या ही इशू है, आराम से आप लोग तो 1-1.5 साल में तो सब कुछ एक ही बार में प्रॉपर आईएएस बन के निकलते हैं। डायरेक्ट क्लास में तो आप जैसे डायरेक्ट मत पढ़िए 11th की, उससे पहले 9th और 10th वाली जो किताबें हैं, है ना, शायद भारत को जानो, ऐसा कुछ, मैं एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ, या हम भारत के लोग, ऐसा कुछ किताब का नाम है, तो वो आप पढ़ सकते हैं उससे पहले। या फिर आप ज्योग्राफी पे सुदर्शन गुर्जर सर के बहुत अच्छे वीडियोस है यूट्यूब पे, वो फ्री में अवेलेबल है। और अनअकैडमी पे उनके काफ़ी कोर्सेज वगैरह चलते हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों में, तो वो आप पहले देखिए। उनके मैप की पूरी अलग एक सीरीज़ चलती है, उनको आप देखिए, तो उसके बाद बिल्कुल आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सर मे भी इंग्लिश में ही मुन्ना सर के नोट्स हैं? नहीं, मुन्नार सर के नोट्स बाईलिंगुअल आते हैं, और वो पढ़ाते भी बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। और मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम के किसी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं होगा उनके कंटेंट को समझने में। इंग्लिश वीक है, इंग्लिश इतना भी बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश चाहिए नहीं अपने को। केवल अगर हिंदी मीडियम से पूरा पेपर लिख रहे हैं तो इंग्लिश का एक पेपर पास करना होता है कंपलसरी, जो जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए अपने को। केवल मतलब 300 में से आपको 75 नंबर लाने हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है उसमें। 100 नंबर का तो ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, प्रेसी राइटिंग जिसको हिंदी में संक्षिप्तीकरण कहते हैं वो होता है, फिर कुछ ग्रामर होती है। तो आप आराम से कर सकते हो, बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, पुराने जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। और अगर बेसिक से सीखना है तो एक अच्छी ग्रामर की किताब बहुत अच्छी है, रैन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की किताब है, वो आप देख सकते हो। और एक वर्ड पावर मेड इजी करके एक किताब है, तो वहाँ से आप वोकैब बहुत अच्छी कर सकते हो इंग्लिश की, अगर जो बिगिनर है उनके लिए। इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, पर
बहुत सारे लोग लेते हैं पर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है या फिर मार्क्स वगैरह कैसे आते हैं मेंस में। सर माइन अटेम्प्ट इज टू 2025 बट आई हैव नॉट टच्ड अपॉन साइंस एंड टेक इकोनॉमी सीसेट। इकोनॉमी साइंस एंड टेक ये अगर आपका बेसिक आपको पता है, जनरल पता है, तो आप इसका करंट अफेयर्स PT 365 से एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं भी यही करता था, मैं मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़ पाता, मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मंथली मैगज़ीन्स पढूं। तो इनकी मैं मार्च अप्रैल में PT 365 अच्छे से पढ़ लेता था और जो भी नए अपडेट्स हैं एक साल के उनको देखता था। और बाकी सीसेट के लिए तो प्रॉपर आपको मतलब रेगुलर अभी से मतलब आपको दिन में जैसे 2-3 घंटे का या 4 घंटे का जैसे भी आपकी सीसेट में पकड़ है उसके हिसाब से रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा तो ये था कि मुझे जितने भी जो टॉपिक्स है जो बहुत इजी टॉपिक है लेकिन मेरी कैलकुलेशन उसमें थोड़ी धीरे है, तो उसको फास्ट करना, कैलकुलेशन को बढ़ाना और लगातार प्रैक्टिस करना। और साथ में ये रहता था कि 50 मुझे टेस्ट लगाने हैं अलग अलग कोचिंग्स के। मैं फुल लेंथ सीसेट के टेस्ट लगाता था, जैसे विजन के, फोरम के, वाजीराम के, नेक्स्ट IAS के और इनसाइट के, इन सब के टेस्ट लगाना और प्रॉपर टाइमिंग में लगाना कि 2 घंटे बैठ के लगाना है। उससे पहले एक GS का पेपर लगा के फिर लगाना है, ताकि क्या है कि GS के बाद जो एक स्ट्रेस आता है, एक थकान आती है, उसमें हम कैसा स्कोर कर पाते हैं और उसकी प्रॉपर हम एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। मेरा ये था कि जैसे मैं रिकॉर्ड मेंटेन एक ऐसे करता था कि सीसेट में मैंने कॉम्प्रिहेंशन के सवाल किए, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के कितने सवाल किए, उसमें कितने गलत हुए कितने सही हुए मैं हर पेपर में लिखता था पेपर के बाद। और उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स के कितने किए, उसमें कितने सही हुए कितने गलत हुए, रीजनिंग के भी सेम पैटर्न में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता था। फिर देखता था कि मैंने टोटल कितने सवाल अटैम्प्ट किए और उसमें कितने सही कर पाया और कितने गलत हुए, गलत में सिली मिस्टेक्स कितनी थी और बाकी जैसे कैलकुलेशन एरर या फिर सवाल को समझने में बहुत ही ऐसे कुछ ब्लंडर हो गया उस टाइप के, वो सब मैं प्रॉपर एक जो OMR शीट होती थी उसके नीचे स्पेस में पूरा लिख के रखता था। और फिर वो ग्रेजुअल जैसे मान लो मैंने 10, 15, 20 टेस्ट लगाए तो फिर देखता था कि अच्छा यहाँ पे मेरा ये शुरुआत में मिस्टेक्स थी, उसके बाद मैंने धीरे धीरे इस पर ये सुधार किया। अगर सुधार नहीं होता था तो हर पेपर से पहले मैं देखता था कि भाई ये चीज़ है और लगातार इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है, तो फिर अगली बार जब पेपर लगाता था तो उसका पूरा ध्यान रखता था कि मुझे इस चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट इस पेपर में, पर्टिकुलर पेपर में करना ही करना है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे इससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। UPSC 26 के लिए ऑप्शनल कब से स्टार्ट करें? ऑप्शनल तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि अगर आज का अगर अभी UPSC में जो ट्रेंड है उसमें ये है कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और दिसंबर के बाद तो प्रीलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी करना ही बेटर रहता है। तो दिसंबर से पहले पहले आपकी मेंस की एक बार अच्छे से तैयारी हो जानी चाहिए। और उसमें भी जैसे आप अगस्त से लेकर दिसंबर का जो टाइम है उसमें आप अच्छे से ऑप्शनल प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि GS का आपका जो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान काफ़ी पोर्शन का जो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल आप पूरी प्रीलिम्स की तैयारी में नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हिस्ट्री या फिर PSIR वगैरह ऑप्शनल नहीं है तो आपका ऑप्शनल का बीच में कोई कनेक्शन बनता नहीं है प्रीलिम्स की तैयारी से। तो आप दिसंबर से पहले पहले ऑप्शनल कंप्लीट कर लीजिए, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी पहले कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कैसे करें? आंसर राइटिंग का तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि PYQ उनको बैठ के एकदम 3 घंटे में, या जो भी आपका एक प्लान रहता है कि मुझे केवल 7 क्वेश्चन ही लिखने हैं, लेकिन वो पूरा टाइमर लगा के लिखना। मेरा ये प्लान था इसका आंसर राइटिंग का कि मैंने कोई मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। दो बार मेंस दिए, दोनों में भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। मेरा ये था कि मैं मेंस की जो टॉपर्स ने आंसर लिखे हैं, सर प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिल सकते हैं? इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। आप बस ये लिख दो UPSC CSC PYQs, आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे गूगल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता था कि PYQ जैसे कुछ स्टैटिक पोर्शन है, जैसे ऑप्शनल है, मेरा ऑप्शन था हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य में ये था कि सिलेबस में कुछ डायनामिक पोर्शन है नहीं, कुछ चेंज नहीं है, तो मैं
पिछले 5-7 साल के जितने भी पेपर हैं हिंदी साहित्य के, यूपीएससी के जो उन सबको बैठ के पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखता था कि 3 घंटे में मुझे बैठ के पूरा पेपर लिखना है। और पूरा पेपर लिखने के बाद अगर मेरे कोई दोस्त है जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो उनसे मैं आपस में रिव्यू ले लेता था कि मैंने कैसा आंसर लिखा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और सबसे जो बढ़िया तरीका मेरे को लगा तैयारी के दौरान, विशेषकर आंसर राइटिंग के दौरान, वो ये है कि हम लगातार अगर टॉपर्स की आंसर जो शीट्स हैं उनको एनालाइज करें और उनकी आंसर शीट को अपनी आंसर शीट के साथ अगर कंपेयर करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। और मैं रेगुलर ऐसा करता था। जैसे हिंदी साहित्य के लिए मैं देखता था, दृष्टि की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाओ। 4-5 तो मैं जो टॉपर्स हैं उनके नाम अभी बता देता हूँ। जैसे एक प्रदीप कुमार द्विवेदी है, उनके हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे नंबर आए थे। रवि कुमार सिहाग है, या फिर एक दिव्या तंवर नाम से एक मैम है। उन सब की आप कॉपीज़ देख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। तो आप हिंदी का एक पेपर लगाओ, उसके बाद देखो, अपनी कॉपी पढ़ो, आपने कैसे आंसर लिखे, और उनकी कॉपीज़ पढ़ो, उनकी देखो उन्होंने कैसे आंसर लिखे। उन्होंने जैसे अगर हिंदी का देखें तो व्याख्या है, तो व्याख्या उन्होंने कैसे लिखी है, उनका क्या फॉर्मेट था, उन्होंने प्रसंग को कैसे लिखा, उन्होंने विशेष में क्या क्या चीज़ें लिखी, उन्होंने व्याख्या को कितने शब्दों में लिखा, और व्याख्या को शुरू करने का उनका तरीका कैसा है। तो मैं तो हर पेपर से पहले टॉपर्स की एक पूरी कॉपी, एक जैसे उन्होंने एक पेपर पूरा लगाया तो उसको पढ़ता था, उसके बाद अपना पेपर लगाता था। तो उससे ये था कि मेरा ये पूरा प्लान रहता था कि इन्होंने इस चीज़ में या इस कॉपी में इन्होंने ये चीज़ें बहुत अच्छी लिखी है या बहुत अच्छा फॉर्मेट इन्होंने ये यूज़ किया है, तो मुझे भी अपने आंसर में उन सब चीज़ों को यूज़ करना है। सर अगर कोई टेक्निकल ऑप्शनल ले देन कोचिंग इज़ मैंडेटरी। देखो, टेक्निकल में अगर आपका पहले से ही अच्छी तैयारी है, या फिर आप अभी जैसे मान लो बीटेक करके ही आए हो और आप उसमें पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो, तो फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ टेक्निकल में ज़रूरत पड़ती है। सर लक्ष्मीकांत को जल्दी कैसे ख़त्म करें? नहीं, जल्दी क्यों ख़त्म करना है भाई? यूपीएससी की अगर हम तैयारी है तो फिर हमें ऐसे नहीं करना है कि भाई बस फटाफट ख़त्म करो, ऐसा नहीं होगा ना। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता। बस ये है कि आप स्मार्ट तरीके से उसको कम टाइम में उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, लेकिन जल्दी ख़त्म करने का ये अपने को मेंटलिटी नहीं रखनी चाहिए। एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आपको जो लक्ष्मीकांत है, या फिर जो एक इसका इकोनॉमी का है, या फिर इन्वायरमेंट है, इन सेक्शन के कंसाइज नोट्स या फिर कुछ पीडीएफ्स मिल जाएगी। उस वेबसाइट का नाम है ऑल इंक्लूसिव आईएएस। तो इसको आप अगर गूगल करेंगे तो वहाँ पे जो लक्ष्मीकांत है उसकी लगभग आपको समरी मिल जाएगी 50 से 60 पेज की। तो एक बार अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ ली तो फिर आप उस समरी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बिना लक्ष्मीकांत को पढ़े, या लक्ष्मीकांत की बात नहीं है, मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आपने कहीं कोई अच्छी किताब से पढ़े बिना अगर आप उसको पढ़ेंगे तो फिर वो हो सकता है आपको समरी समझ में ना आए। और एक बार तो कम से कम आपको कोई अच्छी रेफरेंस बुक पॉलिटिकली पढ़नी चाहिए। सर व्हाट इज़ योर स्कोर इन हिंदी लिटरेचर? मेरा 261 था लास्ट अटैम्प्ट में, और इस बार का अभी आया नहीं है रिजल्ट, तो देखते हैं क्या मिलता है। मेरे 4th अटैम्प्ट है, जैसे मैं जॉब भी कर रहा था, ड्यूटी विच आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड करंट अफेयर्स। देखो, इसमें आप मानव ये कर सकते हो कि जो करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे जो आर्ट एंड कल्चर की पीटी 365 है उसको आप कवर कर लीजिए। इकोनॉमी में केवल आप बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी समरी विज़न डालता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो विज़न की वेबसाइट पे आपको इनकी समरी मिल जाएगी, 10-10, 20-20 पेज की है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो केवल आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ लीजिए, आपको पीटी 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन्वायरमेंट में एक बार आप अच्छे से, विशेषकर जो स्पीसीज़ वाला पोर्शन है, जहाँ पे जो रेड डाटा बुक है वहाँ पे कौन सी स्पीसीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर कुछ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स वगैरह है, या रामसर साइट्स वगैरह है, तो उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसको आप देख सकते हैं। बाकी वाला आप स्किप कर सकते हो। और रिवीजन तो करना ही है।
आज के टाइम में अगर लोगों का पीटी निकल रहा है ना, तो उसका मेजर रीज़न है स्टैटिक पोर्शन। जिसका स्टैटिक पोर्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए पीटी निकलना उतना ज़्यादा आसान है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने पूरा साल करंट अफेयर्स पढ़ा और यूपीएससी ने जो करंट अफेयर्स पूछा वो किसी मैगजीन में कवर हुआ ही नहीं। एक दो क्वेश्चन आपको मिल गए, बाकी वाले क्वेश्चन एकदम रैंडम क्वेश्चन थे, या किसी अच्छे न्यूज़पेपर में भी वो चीज़ें नहीं थी। उन्होंने बहुत ही ऐसे सवाल पूछ लिए जो बिल्कुल चर्चा में ज़्यादा थे ही नहीं। तो स्टैटिक अगर अच्छा है तो एग्ज़ाम निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। सर बैकअप प्लान भी होना ज़रूरी है। देखो आपका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा साउंड नहीं हो, आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकती, और तो फिर आपको ज़रूर प्लान भी रखना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही ऐसे वेल ऑफ फैमिली से और आपका परिवार है कि आप अगर लगातार 4-5 अटैम्प्ट बिना क्लियर करे अगर दे पा रहे हो, और फैमिली बोल रही है कि हम बिल्कुल आपके इकोनॉमिक कोई इशू नहीं होगा, फाइनेंशियल कोई इशू नहीं होगा, हम मैनेज कर लेंगे, तो फिर तो प्लान भी रखने का कोई मतलब नहीं है। उससे क्या होता है कि आपका कमिटमेंट फिर कम हो जाता है और एनर्जी भी काफ़ी डिवाइड हो जाती है आपकी। Once there was a time that every to हाँ, गवर्नेंस वाला पोर्शन का लक्ष्मीकांत में उतना अच्छे से कवर नहीं होता है। तो उसके लिए आप एक तो मेंस 365 जो आती है विजन की, वो देख सकते हो। और मैंने तो टॉपर्स के नोट्स देखे थे, जैसे श्रुति शर्मा मैम के नोट्स थे गवर्नेंस पे, तो वो मुझे काफ़ी सही लगे। और एक विशाल धाकड़ करके उनकी AIR 39 थी, तो उनके भी गवर्नेंस पे मुझे ठीक नोट्स मिले थे। तो उनसे मैंने एक ओवरव्यू ले लिया कि गवर्नेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे आंसर करना है। फिर मैं जैसे अपना इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या फिर बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स वाले भी निकालते हैं, जैसे शून्य IAS है या फिजिक्स वाला है, तो वो लोग डेटा शीट निकालते हैं कि जैसे गवर्नेंस के जो जो इंडिकेटर्स हैं उन पे हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इंडिया और दूसरी जो कंट्री है उनका कंपैरिजन वो पब्लिश करते हैं कि हमारी कौन सी रैंक है, उनकी कौन सी रैंक है, कौन कौन से पैरामीटर्स है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो वो सब हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं नोट्स में। मोनाल सर के नोट्स पूरे याद करने हैं या फिर कुछ चीज़ छोड़ सकते हैं? नहीं, उनमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। देखो, पूरे कोई भी किताब पूरी नहीं याद करनी। जैसे लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत भी ऐसे नहीं है कि पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक पढ़नी है, या NCERT है कि हर एक पेज हर एक लाइन को याद करना है, वो नहीं करना है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने को एक तो सिलेबस को देखना है, और दूसरा PYQ को देखना है। ये रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए डेली, कि हम सिलेबस को देखें और PYQ को देखें कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में, इस पर्टिकुलर पेपर में सवाल कहाँ से आ रहे हैं, और कौन सा जो ट्रेंड है वो चल रहा है, कि किस टाइप के सवाल UPSC पूछ रहा है, तो वो सवाल कैसे फ्रेम होते हैं, वो सब हमें PYQ से पता चलेगा। और उसी के बाद हमें कोई भी किताब उठानी है। अगर हम लक्ष्मीकांत पढ़े और उससे पहले अगर हमने PYQ नहीं देखे, तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप लोग ये रणनीति बना सकते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले एक बार आप पॉलिटी के सवाल देख लीजिए, जो प्रीलिम्स में सवाल आए वो देख लीजिए, और GS2 का जो मेंस का पोर्शन है वहाँ पे आप देख लीजिए कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये सवाल देखने के बाद जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग अपने आप उस चीज़ के ऊपर चला जाएगा जो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो फिर आपका क्या होगा, कंटेंट बहुत फिल्टर होता है ना। आपको हर एक चीज़ याद नहीं करनी है। हमारे दिमाग की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो जैसे जैसे आप कंटेंट को फ़िल्टर करोगे ना, तो फिर आपके पास क्या होगा कि कंटेंट कम बचेगा, और जैसे ही कंटेंट कम बचेगा तो फिर आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान होगा। और विदाउट रिवीजन यू कांट क्रैक UPSC। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना कम कन्फ्यूजन होगा, और जितना कम कन्फ्यूजन होगा उतना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, PT में भी और मेंस में भी। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होते आपके सवाल गलत होने शुरू हो जाएंगे। सर 2023 एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम तो नहीं आएगा, टोटल डिप्रेशन काइंड ऑफ पेपर है, ऑल्सो ब्लंडर टू UPSC दोबारा नहीं करेंगे। देखो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, या फिर हमें ऐसी तैयारी करनी है कि अगर ख़राब से ख़राब पेपर आ जाए, टफ से टफ पेपर आ जाए,
फिर भी हम उस पेपर को क्रैक कर पाए। तो फिर क्या होगा कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा ना, तो हम आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं नहीं पेपर अब तो वैसा नहीं आएगा, अब तो ईजी आएगा, और हम प्रिपेयर कर सकते थे वर्स्ट के लिए, हमारे पास टाइम था, हमारे पास एनर्जी थी और हमारे पास स्किल भी थी, लेकिन हमने केवल ये सोच के कि नहीं नहीं पेपर इतना टफ अब नहीं आएगा, तो फिर वो बहुत जो मलाल रहता है ना कि काश मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता तो मेरा 1 साल वेस्ट नहीं होता, तो वो वाली फीलिंग फिर नहीं आएगी। तो आपको एकदम वर्स्ट के लिए तैयार रहना है कि 2023 जो है उससे भी टफ आएगा। बस मेरी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि चाहे चाहे कैसा भी पेपर आ जाए मैं आराम से निकाल लूँगा। तो तैयारी तो उस लेवल की होनी चाहिए। फिर अगर इजी पेपर आता है ना, तो फिर अपने को बोनस टाइप लगता है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। बिल्कुल प्रीति सिंह, आपने सही बात कही कि इफ़ यू वांट द बेस्ट तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है ना कि आपको 10 लाख से 1,000 के अंदर आना है, और 1,000 नहीं, 1,000 में भी आपको टॉप 100 में आना है, तब आपको मनचाहा कैडर मनचाही सर्विस मिलेगी। तो फिर अपने को ये तो सोचना ही नहीं है मतलब कि भाई सब कुछ इजी इजी हो जाएगा, सब कुछ एकदम एकदम पूरा होता है ना कि एग्ज़ाम की रोजी पिक्चर, कि जो मैंने पढ़ा है वही आ जाएगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वैसा ही पूछा जाएगा। हर एक लेवल पे अपने को वर्स्ट के लिए तैयार रहना है। कि जैसे इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में उस बोर्ड के लिए तैयार हो जो सबसे ज़्यादा, जिससे लोग डरते हैं कि नहीं नहीं यार हे भगवान इसका बोर्ड ना आ जाए। तो अपने को तैयारी उस बोर्ड के हिसाब से करनी है, ताकि क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन आ भी जाए कभी तो डर नहीं लगे। एथिक्स कहाँ से कवर करें? तो एथिक्स एक, अगर मैं अपनी रणनीति बताऊं तो मेरा ये था, रणनीति थी कि भाई एक तो लेक्सिकॉन की एक किताब आती है GS4 के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारे कोट्स दिए हुए हैं पीछे की तरफ, तो मैं उन सब कोट्स को याद करता था, और उसके साथ जो एथिक्स का जो सिलेबस है GS4 का, तो उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। तो उन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, प्रोबिटी का मतलब क्या होता है, इन सब जो टर्म्स हैं इन सब की डेफिनेशन वहाँ से लेके एक जगह पे मैंने लिख रखा था, उन सब के नोट्स बना रखे थे। और केस स्टडी के लिए मैं टॉपर्स के आंसर जो सीट्स है, विशेषकर जो विजन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो देखता था, और फिर आंसर राइटिंग करता था। जो PYQ है एथिक्स वाले, या फिर जो विजन की, वाजीराम की, फोरम के जो पेपर अवेलेबल है, आपको उनके टेलीग्राम चैनल से बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे अभ्यास वाले, तो उनको लो और अपने घर पे लिखो। फिर जो टॉपर्स ने लिख रहे हैं, जो आंसर लिखे हुए हैं उनके, और जो आपके आंसर हैं, उनको लगातार आप कंपेयर करते रहो। अपने जो पीयर ग्रुप है उसमें आप शेयर करो, एक दूसरे से रिव्यू लो, तो उससे काफ़ी कुछ हो जाता है। और मैंने फिर जो थियोरी पार्ट है उसमें एक टॉपर है शुभम कुमार, आई थिंक 19 पेज के है, 20 पेज के है, तो उन्होंने 10-20 पेज की एक PDF बना रखी थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग जो टर्म है उनसे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल है, जैसे अकाउंटेबिलिटी का अगर कोई एग्जांपल है, या प्रोबिटी का कोई एग्जांपल है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एग्जांपल है, और उसके साथ अगर कोई कोट वगैरह है किसी का, तो वो उन्होंने वहाँ पे लिख रखा था। तो मैं उस PDF को लगातार रिवाइज करता था, जैसे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आराम से उसको हैंडल किया जा सकता है। IPS, डेनिप्स, RPS, ये मेरा प्रेफरेंस है, मुझे पुलिस में ओनली जाना है, क्या ये प्रेफरेंस ठीक है? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि एप्टीट्यूड IPS या फिर पुलिस सर्विस का होता है, तो वो IPS को IAS से ऊपर भरते हैं, और इंटरव्यू बोर्ड उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता है। उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल इसके दिमाग में क्लियर है कि इसको किस सर्विस में जाना है। बशर्ते ये है कि हमारी पर्सनैलिटी वैसी लगनी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एकदम दुबले पतले टाइप, और हमारी आवाज़ बिल्कुल एकदम दबी कुचली सी, एकदम डरे सहमे से लग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें केवल पुलिस में जाना है, तो उनको लगेगा कि ये व्यक्ति पुलिस में जाने के लिए शायद सूटेबल नहीं है। तो अगर हमारी पर्सनैलिटी उसके लिए मैच हो रही है तो फिर बिल्कुल बढ़ना चाहिए, कोई इशू नहीं है, अच्छी चीज़ है ये।
सर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके रैंक लाने के बाद भी आईएएस पोस्ट नहीं मिलती। नहीं, आईएएस तो मिलती है पर कुछ जैसे आईपीएस नहीं मिलती, या फिर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिनमें कुछ कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज़ होती है कि विशेषकर जो आईपीएस हो गया या फिर जो प्रोटेक्शन फोर्स वाली रेडियो प्रोटेक्शन फोर्स है उनमें नहीं जा सकते, पर इनकी सीट्स फिक्स होती है। जैसे आईएएस है तो आईएएस की या तो एक सीट होगी, और आईआरएस है या फिर जितनी भी सर्विसेज है वो कोटा के हिसाब से सबकी अलग अलग सीट रहती है। अगर वो आपसे पहले किसी को मिल गई तो फिर वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इरा सिंगल मैम जो यूपीएससी के टॉपर रहे उनसे पहले ये थोड़ा इशू था, आईएएस नहीं मिली थी उनको, तो उन्होंने प्रॉपर केस किया था और केस के बाद उनको मिल गया था। ओबीसी का कोई आईपीएस कितना रैंक तक मिलता है? डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। जैसे 2023 की बात करें तो 23 में तो लगभग 650 650 तक आईपीएस मिला है, और 450 तक आईएएस मिला है। अगर मान लो वैकेंसी कम है, जैसे 2003-4 के आसपास 250-300 की वैकेंसी रहती थी, तो उस समय फिर वो कम रैंक तक ही मिलता था। वैकेंसी पे डिपेंड करता है। ओबीसी को आईपीएस कितना रैंक तक मिलता है? पर ये मान के चलो कि लगभग 500 550 तक तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। और कोई सवाल? अच्छा, कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी का सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि अपने आप से लगातार सवाल करते रहना कि मुझे यूपीएससी की तैयारी में अपनी ज़िंदगी का कितना समय लगाना है। मुझे 10-12 साल केवल इसी तैयारी में लगे रहना है, या फिर 1-2 साल अच्छे से पढ़ के निकाल के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो अगर आपको केवल 10-12 साल केवल तैयारी में लगे रहना है तो फिर वो आराम से धीरे धीरे करो। एक दिन पढ़ो, एक दिन मत पढ़ो, एक हफ्ता पढ़ो, एक हफ्ता मत पढ़ो, फिर ऐसे गिरते पड़ते आपकी तैयारी चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा कि मुझे फटाफट अच्छे से पढ़ के जितना जल्दी हो सके इस एग्ज़ाम को क्रैक करके फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी में केवल एग्ज़ाम ही नहीं है, एग्ज़ाम के बाद ही तो काम करना है। आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाह रहे हो? आपका मेन मकसद तो यही है ना कि सिविल सर्विसेज में जाने के बाद आप जो काम करोगे, है ना, आप पब्लिक सर्विस करोगे, तो वो आपका मेन मोटो तो वो है ना। तैयारी करना मोटो थोड़ी है, तैयारी तो एक ज़रिया है, एक साधन है उस मोटो तक पहुंचने का। तो जब आपके दिमाग में ये मोटो क्लियर होगा ना कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे तो इसका मतलब आप जो काम करना चाह रहे हो उस काम में लगातार डिले होगा, और जैसे जैसे डिले होता जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये अगर आपके दिमाग में 24 घंटा ये चीज़ रहेगी ना तो फिर कंसिस्टेंसी आप आराम से बना सकते हो। और टेक्निकल तरीके से देखें तो हम एक टाइम टेबल बना के उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। एक स्केड्यूल बना के पूरा कि हाँ ये शेड्यूल है, मैं इसको इस तरीके से फॉलो करूँगा, इस हफ्ते में ये चीज़ें पढ़ूंगा। और साथ में आप टाइमर लगा के पढ़ सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो टाइमर लगा के पढ़ते हैं। जैसे टेबल पे बैठेंगे तो उनका ये है कि मुझे आज कम से कम 8 घंटे पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ूंगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो जैसे टेबल पे बैठेंगे तो वो टाइमर शुरू कर देंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे। और इधर उधर अगर उठ भी गए ना, थोड़ा अगर मान लो फ़ोन पे बात करने बाहर चले गए, तो टाइमर बंद करके जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि हम वास्तव में कितना पढ़ रहे हैं। नहीं तो क्या है कि हम किताब लेके टेबल पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन वास्तव में पढ़ाई कर नहीं पाती। 8-9-10 घंटे तो बैठ गए, लेकिन प्रोडक्टिव स्टडी तो केवल केवल और केवल आपके 2 घंटे की हुई। तो वो वाली बात है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह आते हैं जिसमें आप प्रॉपर अपना एक पूरा साल का ही रिकॉर्ड रख सकते हो कि आप एक दिन में आपने कितनी पढ़ाई की, और उसके बाद आप लगातार आपकी क्या है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, वो सब देख सकते हो। भाई रैंक से सीधा तैयारी कहाँ से शुरू इस पर आ गए? हाँ, सीएपीएफ बहुत अच्छा प्लान है। बहुत सारे लोग यूपीएससी वाले तो देते ही है। सीएपीएफ बहुत अच्छी जॉब है, और काफ़ी सिलेबस में भी काफ़ी ओवरलैप
होती है चीज़ें तो आप आराम से कर सकते हो। डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ पाओ न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी है। उससे तो अच्छी कोई चीज़ है नहीं। पर कई लोग नहीं पढ़ पाते। जैसे मेरा ये था कि मैं जॉब कर रहा था तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता था और मेरा फिज़िकल न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है। जैसे लैपटॉप पे या फिर टैबलेट वगैरह पे न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें फिर आपकी आदत नहीं बनती। स्क्रीन पे अगर आप पढ़ते हो तो कि मैं लास्ट में केवल पीटी 365 या मेंस 365 पढ़ूँगा और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूँगा। पर जैसे मैं जब दिल्ली पे रहा तो उस समय तो मेरा ये था कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है रेगुलर एकदम फिजिकल फॉर्मेट में। तो आप कहाँ पे रह रहे हो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ पे न्यूज़पेपर ईज़िली अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, जनसत्ता पढ़ सकते हो और साथ में ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उनकी वो हिंदी में समरी बना के पर डे अपलोड करते हैं। तो उसको आप आराम से 1 घंटे की होती है, आराम से आप सुन सकते हो। तो ये कर सकते हो। और कोई सवाल हो तो बताइए प्लीज़। और मुझे काफ़ी सवाल भेजे थे काफ़ी कैंडिडेट्स ने, तो मैं उनका भी देख लेता हूँ। अगर उनमें से कोई सवाल अभी तक कवर नहीं हुआ है तो अच्छा, इफ़ेक्टिव रिवीजन कैसे करें? रिवीजन का आप एक टाइम टेबल बना सकते हो। जैसे आपने आज कोई चीज़ पढ़ी तो आप मेक श्योर करो कि उस चीज़ को आपको 7 दिन बाद एक बार फिर से देखना है। चाहे वो सरसरी निगाह से देखो, लेकिन देखना है। और 7 दिन बाद देखने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि अब अगले 15 दिन में एक बार इस चीज़ को फिर से मुझे देखना है। अब 15 दिन देखने के बाद फिर आप लगभग 1.5 से 2-3 महीने में एक बार उस चीज़ को देखना आप इंश्योर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी। तो अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आप चाहे कितना ही पढ़ रहे हो, मान 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो, जैसे सब लोग वो जो स्ट्रेटजी बताते हैं उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपका बस रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर न्यूज़पेपर अगर रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका एंड ऑफ द ईयर या एग्ज़ाम जब होने वाला होगा उससे पहले आपको लगेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग पूरा एकदम सुन्न हो गया है। लगातार 1 साल पढ़ाई की, बिल्कुल मेहनत की, लेकिन अभी पेपर में कोई स्कोर ही नहीं आ रहा है। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये इश्यू रहेगा। और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से। आजकल तो आपने देखा है ना 2023 और जो 2024 वाला पेपर है उसमें यूपीएससी ने ऑप्शन ऐसे सेट कर दिए कि आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा ही नहीं सकते। वो वाली टेक्निक अब काम ही नहीं करती। आपको अगर क्लियर कट पता है तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। तो रिवीजन के बिना वो क्लियर कट जो अंडरस्टैंडिंग होती है या फिर जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो बिना रिवीजन के आएगी ही नहीं। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा स्कोर पीटी में हो पाएगा। और मेंस में भी है कि आपके पास टाइम नहीं है। मेंस में आप अपनी कलम उठाओ, मतलब उठाने का भी आपके पास वक्त नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो मेमोरी है और आपका जो राइटिंग स्पीड है उसके अंदर एक वो होता है ना सिंक्रोनाइजेशन, वो बन पाता है। तो आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रिवीजन नहीं किया हुआ है तो आपको हर सेंटेंस लिखने के बाद सोचना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये वाली चीज़ शुरू करते हैं कि हाथ आपने एक सेंटेंस लिखा फिर आप सोच रहे हो, तो फिर आप तय मानो कि आपका पेपर मेंस का छूटेगा। मेंस में तो पेपर कंप्लीट करना है तो एक ही स्ट्रेटजी है कि आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए, बस लगातार 3 घंटे आपकी कलम चलती रहनी चाहिए। जो 150 शब्दों में जो सवाल जिनके आंसर लिखने हैं उनको आपको 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है। और जो 250 शब्दों में जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं उनको आपको लगभग 11 मिनट के अंदर उनको ख़त्म करना है। इससे ज़्यादा जैसे ही आपका किसी भी सवाल में टाइम लगा, इसका मतलब आपका कोई ना कोई सवाल छूटने वाला है। तो और
पेपर कंप्लीट किए बिना एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम है। एक आध सवाल छूट गया कोई इशू नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो सवाल आपको आ भी नहीं रहा हो, और एक आध सवाल होता ही है जो किसी को नहीं आता, तो उसको अगर आप छोड़ देते हो तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप आते हुए 3-4 सवाल अगर छोड़ दिए आपने, तो फिर पेपर निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके बाद ये है ना कि आपको 10 नंबर का सवाल है या 15 नंबर का सवाल है, तो उसमें जो एवरेज मार्क्स है 5-6 से ज़्यादा आना बहुत मुश्किल है। मतलब टॉपर्स को भी नहीं आते, जो रैंक 1 है उनको भी नहीं आते। तो 60-70% से ज़्यादा स्कोर करना संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसका कोई एक परफेक्ट आंसर तो होता नहीं है कि आपको 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे और एवरेज मार्क्स अगर सब में आ गए, तो उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के आपके चांस बढ़ जाते हैं। कुछ और कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों ने भेजे थे, तो एक बार मैं देख लेता हूँ अगर कोई सवाल कवर नहीं हुए तो। कई लोगों ने सवाल किया था कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने का जो एक तरीका है वो ये है कि आप कम से कम 3 से 4 बार चीज़ों को पहले पढ़ लेना है। ऐसे नहीं कि पहली ही रीडिंग में हम नोट्स बनाना शुरू कर दें। 3-4 बार चीज़ों को पढ़ लेना है। पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें अपने को हाईलाइट करनी है या अंडरलाइन करनी है। उसके बाद एक बार सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू देखना है, फिर से वापस उस किताब को पढ़ना है। तो इस बार अपनी काफ़ी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर हो जाएगी। फिर अपने को किसी दूसरे के अगर अपने को कोई अच्छे नोट्स मिल गए हो, उसके नोट्स देखने हैं कि उसने कहाँ कहाँ पर चीज़ों को मतलब उसने हाईलाइट किया है या फिर कैसे उन्होंने नोट्स बनाए हैं। तो जब तीसरी बार होते हैं तो उस समय हम उसके नोट्स ले सकते हैं। विशेषकर मेंस में आपके नोट्स ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि विदाउट नोट्स इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू टू क्रैक मेंस। तो मेंस के लिए आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। जैसे कोई भी एक टॉपिक है, जैसे एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ, तो एग्रीकल्चर में आपने 2 पेज लिए और 2 पेज में आपको लिखना है कि एग्रीकल्चर में इंडिया में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को आपने 8-10 जो मेन जो मुख्य समस्या है वो आपने 10 लिख दी। उसके बाद आपको ये लिखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो वो 10 जो मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के या मेजर स्कीम्स हैं उनको लिखना है। उसके बाद अपने को लिखना है कि ये स्कीम्स या इनिशिएटिव लेने के बाद भी अभी भी क्या चुनौतियाँ हैं, कि भारत में एग्रीकल्चर में अभी भी रिफॉर्म नहीं आ रहा है, उसका क्या रीज़न है। तो वो जो 7-8-10 रीज़न होंगे वो लिखने हैं। उसके बाद आपके क्या सजेशन है, वे फॉरवर्ड क्या है, कि आपको अगर मान लो प्रशासन में जाने का मौका मिले तो आप क्या करोगे एग्रीकल्चर के लिए। या फिर भारत के बाहर अलग अलग देशों के जो अगर आप कहीं एग्जांपल देखते हो तो वो एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे इजराइल में जो इरिगेशन को लेकर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, ड्रिप इरिगेशन हो गया, या फिर जो ड्राई फार्मिंग वगैरह है, तो उसके एग्जांपल लिख सकते हो। या फिर टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग को लेकर, या प्रिसीजन फार्मिंग को लेकर, या रोबोटिक्स का कैसे यूज़ कर सकते हो, एआई का एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये 3-4 पेज के अंदर अंदर आपको एग्रीकल्चर पूरा का पूरा ख़त्म करना है। उसके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लिखनी है आपको, केवल जो हेडिंग है मेन, जैसे आपने स्कीम लिखी तो स्कीम का नाम लिखना है, ठीक है। और स्कीम के अंदर क्या क्या है, कितने किसानों को फ़ायदा मिला, क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल वो आपके नोट्स में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेंस के नोट्स जितने ज़्यादा कंसाइज होंगे, जितने ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में होंगे, उतना आपके लिए उसको रिवाइज़ करना ईजी होगा। तो जीएस के जैसे 4 पेपर है, तो चारों पेपर के 50 पेज से ज़्यादा आपके नोट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब मेंस के एग्ज़ाम होते हैं तो एक एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, तो 50 पेज से ज़्यादा नोट्स रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता उस समय। तो आपके मेंस के तो नोट्स कोई भी पेपर के हो, चाहे ऑप्शनल के हो या फिर कुछ भी हो, तो आपके 50 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप पहली बार हो सकता है वो 150 पेज के बने, 200 के बने, 250 के बने, फिर आप उस नोट्स के अंदर से फिर उसको और छोटा करो, कि वो नोट्स आपके धीरे धीरे छोटा होते होते जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे मेंस के, तो लगभग वो 50 पेज के आसपास हो जाने चाहिए। उससे कम हो तो और बेहतर है। कई लोग केवल 7-7, 8-8 पेज के अंदर होते हैं, ठीक है ना। आप उसमें एक्रोनिम बनाओ, बहुत सारे डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, तो उससे आपके नोट्स काफ़ी छोटे हो जाते हैं। एनसीईआरटी को लेकर तो लगभग हमने काफ़ी बातचीत कर ली है। टेस्ट सीरीज़ कब से ज्वाइन करें। देखो, टेस्ट सीरीज़ मेंस की तो हमें काफ़ी पहले कर लेनी चाहिए। जैसे प्रीलिम्स की तैयारी से पहले मेंस की तैयारी एक बार हो जानी चाहिए, और उसी समय हमें मेंस के टेस्ट भी लिख लेने चाहिए। कम से कम एक एक 2-2 तो पेपर लिख ही देने चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स के, और प्रीलिम्स में साथ में ही टेस्ट, जैसे मान लो अगर मई में एग्ज़ाम होने वाला है
तो जनवरी फरवरी पढ़ लो और मार्च से टेस्ट लगाना हम शुरू कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में लगातार आप हर हफ्ते में एक बार या फिर हर दूसरे दिन टेस्ट लगा सकते हो। मेरा ये रहता था कि मैं प्रीलिम्स के टेस्ट शुरुआत में नहीं लगा पाता था, तो मार्च अप्रैल मई, तो 15 मार्च के बाद मैं लगातार हर दूसरे तीसरे दिन में टेस्ट लगाता था। और टेस्ट ये था कि मैं पहले जीएस का लगाऊंगा, फिर 2 घंटे बाद सीसेट का लगाऊंगा। तो ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल था कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करनी चाहिए अलग अलग। देखो, मेंस में जो आंसर राइटिंग का पोर्शन है वो प्रीलिम्स से काफ़ी अलग है, तो वो आपको अलग से पहले से ही प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने से, मतलब स्पेसिफिक तैयारी शुरू करने से पहले ही एक बार आपको कर लेनी चाहिए। और ऑप्शनल का जो पोर्शन है उसमें अगर कोई मेंस में कोई चीज़ें ओवरलैप अगर नहीं हो रही है तो उसको आपको पहले कर लेना चाहिए। अदरवाइज दोनों की तैयारी साथ साथ ही चलती है। जैसे जीएस का जो पोर्शन है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, एनवायरनमेंट का है, तो वो लगभग दोनों में साथ चलती है, बस अप्रोच का अंतर है। मेंस में आपको वहाँ पे आपको आंसर लिखना है, आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में चीज़ों को लिखना है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेजर जो है वो ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, जैसे मैक्रो पिक्चर है वो आपके पास होनी चाहिए, आप आराम से लिख लोगे। और कुछ डेटा या फिर कुछ फ्लो चार्ट या कुछ रिपोर्ट्स या फिर जो अलग अलग इंडेक्स होते हैं, तो उनको आप कोट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि एक वैल्यू एडिशन होता है और आपको थोड़े से बाकी लोगों से एवरेज की तुलना में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में आपको बहुत माइन्यूट चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ है प्रीलिम्स में। और सीसेट वाला जो पोर्शन है वो प्रीलिम्स में बिल्कुल अलग चीज़ है, तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मैथमेटिक्स में आप एवरेज स्टूडेंट है जैसे मैं हूँ, तो वहाँ पे आपने को एक प्रॉपर अलग से स्ट्रेटजी बना के सीसेट की तैयारी करनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? तो ऑप्शनल देखो, आपका जो बैकग्राउंड रहा है उसके आधार पे आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट है। जैसे मेरा ये था कि मैंने हिंदी में एमए किया, उसके बाद में पीएचडी भी कर रहा था, हिंदी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो मेरे लिए हिंदी साहित्य ऑप्शनल से तैयारी करना इजी था, तो मैंने हिंदी साहित्य को चूज़ किया और मेरा इंटरेस्ट भी था उसमें। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका हिंदी से शुरुआत में कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने बीटेक की अलग अलग ब्रांच में, लेकिन उनके लिए ये था कि हिंदी में उनको रुचि थी और उनको कम टाइम में ऑप्शनल कंप्लीट करना था, तो उन्होंने हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया और उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया। बहुत सारे लोगों ने तो जैसे प्रदीप द्विवेदी का मैं बात कर रहा था, तो अभी तक हिंदी साहित्य में हाईएस्ट नंबर उन्हीं के आए हैं, और वो इंजीनियर है, टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नंबर लेके आए। तो डिपेंड करता है कि आपकी रुचि क्या है और आपका कैसा है, तो उन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल हो तो, नहीं तो इसको वाइंड अप करते हैं। अभी लगभग मेरे हिसाब से सभी चीज़ें कवर हो गई है। बाकी सर, आई एम एससी स्टूडेंट, सो शुड आई हैव ओपन कैंडिडेट स्कोर और एससी स्कोर? देखो, टारगेट तो ओपन का ही रखना चाहिए, है ना, कि प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। हो सकता है कि कल को एससी की कट ऑफ ऊपर चली जाए, लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो उस समय आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि हाँ, पेपर किस टाइप का है, पेपर इजी है, मॉडरेट है या टफ़ है, तो उसके हिसाब से आप कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी से आते हो और आपकी कट ऑफ प्रोबेबली कितनी रहने वाली है, तो उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप कितना अटेम्प्ट करोगे तो वो वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईएएस ही है। शिबू ने सवाल पूछा है। ठीक है, फिर हम वाइंड अप करते हैं, अगर कोई और सवाल नहीं हो तो। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो अभी हम कवर नहीं कर पाए। जैसे एक्चुअली मैं पीपीटी शेयर करने वाला था आप लोग के साथ, कि जिसमें
पूरा प्लान हो कि भाई अलग अलग पेपर में कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। लेकिन आज हम लोग अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं बॉम्बे में, और हमारा आज लास्ट डे था, तो हमारी मीटिंग थी हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ। तो फिर अभी जस्ट ये सेशन शुरू करने से जस्ट 10 मिनट पहले ही मैं पहुंचा हूँ रूम पे, और अभी तुरंत ही शुरू करना पड़ गया, तो पीपीटी नहीं बना पाया। हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी हम पीपीटी बना के पूरा एकदम डिटेल में कि कौन सा, जैसे प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक जो रेफरेंस बुक्स वगैरह है या उनकी जो स्ट्रेटजी वगैरह है, तो पीपीटी के थ्रू अगर समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और वो मैं अगर लाइव नहीं आ भी पाए तो जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू या फिर कैसे भी करके आपको शेयर कर दूंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, आपने ज्वाइन किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मेरा खुद का नॉलेज इससे काफ़ी बढ़ा। और अभी मेहनत करने वाले एस्पिरेंट्स, एक मिनट किसने लिखा है, मोहित, देखो मेहनत करने वालों का ये है कि वो है ना कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो निकलेगा तो पक्का, ये तय है। पर कई बार ये होता है कि लक फैक्टर भी काम करता है कि आप केवल 1 मार्क से रह गए, तो वो आपकी मेहनत की कमी नहीं है, वो लक फैक्टर तो है। तो पर ऐसे नहीं है कि आप लगातार सभी अटैम्प्ट देते और केवल हर बार 1 ही मार्क से रह जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो लक फैक्टर काम करता है, पर मेहनत सर्वोपरि है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस लगे रहना है कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस, ये सब आपने कोड सुना होगा ना। तो लगातार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अंत में जीत तो मिलेगी मिलेगी। अपने भारतीय वैसे भी जो ज्ञान परंपरा है उसमें चरेवेति का सिद्धांत है कि कीप गोइंग, कीप मूविंग ऑन, कीप शाइनिंग। तो अगर हम लगातार सतत रूप से प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिलनी तय है। एक आपने शुरुआती क्लास में एक पढ़ा भी होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कि एक कोमल सी रस्सी लगातार चलने से शिला पर, पत्थर के ऊपर, कठोर से कठोर पत्थर के ऊपर भी निशान बना देती है, उसको काट देती है। तो अगर हम सतत रूप से प्रयास करें, अगर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें तो सब कुछ संभव है। और यूपीएससी जितना टफ एग्ज़ाम इसको बताया जाता है उतना टफ एग्ज़ाम ये है नहीं। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें लगातार, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ और होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर तैयारी करें तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। आप सभी ने ज्वाइन किया, इतना समय दिया, अपने बिजी स्केड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे, बहुत सजेशन भी दिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।